तो नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीनी सैनिकों से चरवाहों की नोक झोंक के बाद दोस्तों अब भारत करेगा चीन से बात, मांगेगा हिसाब। साथ ही साथ आपको बताएंगे सुखबीर बादल ने अटारी बॉर्डर से की है पंजाब बचाओ यात्रा की शुरुआत, पाकिस्तान के साथ सीमाएं फिर से खोलने की है वकालत। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान में हमला करने वाले तहरीके तालिबान को अलकायदा कर रहा है फंडिंग, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे इजराइल की मदद को आगे आया अपना भारत भेज रहा इतने हजार लोगों की फौज, नेतन्याहू को कब मिलेगी आखिर राहत। साथ ही साथ 2000 रुपए के नोट पर फिर एक बार आया है लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे, एक से एक खबर बताएंगे, आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप भी अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीनी सैनिकों से चरवाहों की नोक झोंक पर भारत करेगा चीन से बात। बता दें पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी सैनिकों ने फिर भारत से पंगा मोल ले लिया। इस बार चीन की पीएलए आर्मी ने कुछ भारतीय चरवाहों से उलझ गए चीनी सैनिकों से भारतीय चरवाहों का सामना होने के कुछ ही दिनों बाद विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को अपना बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष पारंपरिक चारागाह क्षेत्रों से अवगत हैं और गतिरोध की किसी भी घटना से मौजूदा तंत्र के तहत निपटा जाता है। पिछले महीने पूर्वी लद्दाख में चुशूल के दक्षिण स्थित एक क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा चरवाहों को कथित तौर पर रोका जाना जो अब पिक्चर में सामने आया है। चुशूल के एक काउंसलर ने स्थानीय लोगों द्वारा शूट किया गया घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। घटना के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में पारंपरिक चारागाह क्षेत्रों से अवगत हैं। गतिरोध की किसी भी घटना से उचित पारंपरिक तंत्र के माध्यम से निपटा जाता है। भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले कुछ स्थानों पर 3 साल से अधिक समय से टकराव की स्थिति में है। दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हमने भी ऐसा एक वीडियो देखा है। इस मसले पर संबंधित एजेंसियां इसका जवाब दे सकेंगी, लेकिन इतना साफ है कि दोनों देशों के लोगों को अपने चारागाह वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी है। लेकिन अगर नियंत्रण रेखा पर ऐसी खटपट होती है तो हम बातचीत के लिए तय प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा करेंगे और उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि दोस्तों चारवाहों को रोके जाने पर अब चाइना से जवाब मांगेगा भारत। जी हाँ, साथ ही साथ मालदीव और भारत के रिश्तों में आई तल्खी को लेकर भी सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, यह मालदीव के आंतरिक मामले हैं और हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू पर महाभियोग चलाने की कवायद से जुड़ी खबरें सामने आई हैं। अगली खबर की बात करें, जहां सुखबीर बादल ने अटारी बॉर्डर से की पंजाब बचाओ यात्रा की शुरुआत, पाकिस्तान के साथ सीमाएं फिर से खोलने की वकालत। बता दें शिरोमणि अकाली दल यानी सैड के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को यहां जीरो लाइन के पास से पार्टी की पंजाब बचाओ यात्रा की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को फिर से खोलने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय क्षेत्र में कंटीले तारों की बाढ़ से परे जमीन वाले किसानों के लिए मुआवजे में वृद्धि की मांग भी की। इससे पहले एसएडी प्रमुख और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने गुरुवार को अटारी से औपचारिक रूप से शुरू हुई पार्टी की पंजाब बचाओ यात्रा की सफलता के लिए श्री अकाल तख्त साहिब पर प्रार्थना की। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलजार सिंह राणी के, विक्रम सिंह मजीठिया और अनिल जोशी सैकड़ों पैदल युवाओं के साथ काफिले में सबसे आगे एसएडी अध्यक्ष के साथ थे। अटारी से राजा सांसी तक पूरे रास्ते में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ युवाओं की भीड़ यात्रा में शामिल हुई। बादल ने जीरो पॉइंट के पास सीमावर्ती किसानों के साथ भी विस्तृत चर्चा की। इस दौरान किसानों ने खुलासा किया कि वाघा में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद होने के कारण हजारों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी है। किसानों ने यह भी कहा कि उन्हें पिछले 2 वर्षों से कंटीले तार की बाढ़ के पार की भूमिका के लिए 12,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष का मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने बाढ़ को जीरो लाइन के करीब ले जाने का आह्वान करते हुए कहा कि उनकी उपज की देखभाल पर प्रतिबंध से उन्हें नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में दोस्तों सुखबीर सिंह बादल ने अटारी बॉर्डर से पंजाब बचाओ यात्रा की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ सीमाएं फिर से खोलने की वकालत की है। बहरहाल दोस्तों सुखबीर बादल की इस वकालत को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान के साथ सीमाएं फिर से खोलनी सही रहेंगी या पूरे तरीके से गलत होगा? बताइएगा जरूर। अगली खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में हमला करने वाले तहरीके तालिबान को अलकायदा कर रहा फंडिंग, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा। बता दें पाकिस्तान में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी समूह को अलकायदा और अन्य आतंकी ग्रुपों से मदद मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के हवाले से गुरुवार को मीडिया में आई खबर में यह दावा किया गया है टीटीपी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद एक आतंकी संगठन है। इस ग्रुप का गठन 2007 में हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज की खबर के अनुसार टीटीपी को अलकायदा की ओर से सहयोग का खुलासा आईएसआईएल और अलकायदा तालिबान निगरानी टीम द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति को सौंपी गई 33वीं रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अलकायदा और कुछ अन्य आतंकी समूह टीटीपी को न केवल हथियार उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान में उन्हें अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जमीनी समर्थन भी दे रहे
हैं अगली खबर बता दें। ब्रिटेन में 50 मंदिर हुए बंद, हिंदुओं में पीएम सुनक के प्रति बढ़ा आक्रोश। दरअसल ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रति आक्रोश पाया जा रहा है। कारण है ब्रिटेन के लगभग 500 में से 50 मंदिर बंद हो चुके हैं। तमाम मंदिरों में कई सारे काम बंद कर दिए गए हैं। वजह है सुनकर सरकार भारतीय पुजारियों को वीजा जारी नहीं कर रही है। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन में करीब 20 लाख भारतीय हिंदू रहते हैं। पुजारी मंदिरों में सेवा कार्य के साथ साथ भारतीयों के गृह प्रवेश और विवाह समारोह भी संपन्न कराते हैं। बर्मिंघम में लक्ष्मी नारायण मंदिर के सहायक पुजारी सुनील शर्मा ने कहा कि सुनक सरकार से उम्मीद थी कि वीजा जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। हिंदू होने के नाते ऋषि सुनक हमारी समस्याओं को समझेंगे, लेकिन सरकार ऐसा करने में अब तक विफल ही रही है। संयुक्त मंदिर समूह ने विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। लेबर पार्टी के वरिष्ठ सांसद गैरेथ थॉमस ने भी गृह मंत्री को पत्र लिखकर टियर 5 वीजा प्रक्रिया को तेज करने की मांग की है। बता दें कि ब्रिटेन में पुजारी के लिए टियर 5 धार्मिक वीजा जारी होता है। ये अस्थायी वीजा होता है, यानी टेम्परेरी वीजा होता है, और वीजा अवधि खत्म होने से 6 महीने पहले ही मंदिर समिति नए पुजारी के लिए वीजा एप्लीकेशन शुरू कर देती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में क्लियरेंस नहीं मिलता। भारतीयों की मांग यह है कि टियर 5 धार्मिक वीजा को 2 से बढ़ाकर 3 साल तक किया जाए। बहरहाल दोस्तों, एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, ऊपर से हिंदू प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी दोस्तों ब्रिटेन में 50 से अधिक मंदिर बंद हुए। ऐसे में ऋषि सुनक को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे ऋषि सुनक को कमेंट में अवश्य लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल की मदद को आगे आया अपना भारत भेज रहा 10,000 लोगों की फौज। नेतन्याहू को कब मिलेगी राहत, बता दें। भारत की तरफ से युद्ध से जूझ रहे इजराइल की मदद के लिए 10,000 श्रमिकों की पहली बैच जल्द रवाना होने वाली है। ये लोग अगले हफ्ते से इजराइल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इनका काम श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे इजराइल के निर्माण उद्योग की मदद करना है। 7 अक्टूबर को हमास के साथ लड़ाई के बाद इजराइल का निर्माण उद्योग श्रमिकों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के एक सूत्र के अनुसार ये 10,000 कर्मचारी हर हफ्ते 700 से 1000 के ग्रुप में पहुंचेंगे। गाजा में हमास के साथ इजराइल के सबसे हालिया संघर्ष के कारण इजरायली निर्माण उद्योग गंभीर संकट में है। पिछले 4 महीने में इजराइल में निर्माण उद्योग का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। इजराइल ने सुरक्षा कारणों से फलस्तीनी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और कई हजार अन्य विदेशी श्रमिकों ने इजराइल को छोड़ दिया है। इस कारण चल रही कई परियोजनाएं या तो रुकी हुई है या लेटल टीफी का शिकार है। कई प्रस्तावित परियोजनाएं तो शुरू भी ना हो सकी। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की ओर चले, जहां पाकिस्तान के रास्ते पर बढ़ी नेपाली आर्मी। हथियार छोड़ अब बनाएगी कपड़ा, विशेषज्ञों ने दी बड़े खतरे की चेतावनी। बता दें, नेपाल की सेना खेती के बाद अब कपड़ा फैक्ट्री चलाना चाहती है। नेपाल की सेना पहले ही कई बिजनेस में शामिल है। इनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर पीने का बोतल बंद पानी तक बेचती है। अब नेपाली सेना कपड़ा फैक्ट्री भी चलाना चाहती है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। विशेषज्ञों ने नेपाली सेना की इस योजना का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नेपाली सेना पाकिस्तानी आर्मी की राह पर बढ़ रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। नेपाल की यह कपड़ा फैक्ट्री लंबे समय से बंद है और अब उसे नेपाली सेना शुरू करना चाहती है। अब इस फैक्ट्री का नाम हथौड़ा कपड़ा उद्योग है और यहाँ 25 साल से काम नहीं हो रहा है। इस फैक्ट्री को 4 साल पहले बंद कर दिया गया था। जी हाँ, बुधवार को नेपाली सेना के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को हथौड़ा कपड़ा उद्योग को फिर से शुरू करने की योजना के बारे में बताया गया। इसे बीमार उद्योग बताया गया है और इसकी मशीनों और जमीन की देखरेख नेपाल सरकार करती है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों सेना से अब कपड़ा का उद्योग भी करवाया जाएगा। अगर आपको भी यही लगता है कि सेना का कार्य है देश की रक्षा करना और उनसे ऐसे कार्य करवाना, ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और नेपाल को 2 सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत के खिलाफ बोलना मुइज्जू को पड़ रहा भारी, अपनों ने छोड़ा साथ जा सकती है राष्ट्रपति मुइज्जू की कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आंख दिखाने की हिमाकत करना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भारी पड़ रहा है। न केवल भारत ने उसकी डोर कस दी है, बल्कि अब मालदीव के विपक्षी दल भी भारत से माफी की मांग पर मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए हैं। उन्होंने संसदीय नियमों में ऐसे बदलाव भी कर दिए हैं जिससे मुइज्जू की कुर्सी कभी भी जा सकती है। अपने खिलाफ बनते माहौल से घबराए राष्ट्रपति मुइज्जू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जानकारी के मुताबिक संसद के परमानेंट आदेशों में हुए हालिया संशोधन के खिलाफ मुइज्जू सरकार ने याचिका दाखिल की है। जी हाँ, यह पूरा विवाद नवंबर में 7 सांसदों के इस्तीफे से शुरू हुआ था, जिसके बाद मालदीव के चुनाव आयोग ने उपचुनाव न करवाने का फैसला किया, क्योंकि वहां इसी साल संसदीय चुनाव होने हैं। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी ने संसद के स्थायी आदेशों में संशोधन कर दिया। संशोधन से यह तय हुआ कि सांसदों की कुल संख्या में खाली सीटों की गिनती नहीं की जाएगी। नतीजतन विपक्ष को राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए 58 के बजाय 54 वोटों की जरूरत होगी। अस्थायी आदेश में बदलाव के बाद मालदीव की संसद में सांसदों की कुल संख्या 87 के बजाय 80 है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए बीते हफ्ते ही मालदीव की राजनीति में धुर विरोधी माने जाने वाले डेमोक्रेट्स और एमडीपी भी साथ आ गए। जी हाँ, यानी किसी भी समय किसी भी क्षण दोस्तों आपको हमारे द्वारा खबर मिलेगी कि मुइज्जू की कुर्सी जा चुकी है
और भारत के लिए शुभ समाचार आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बस समय का इंतजार है। बहरहाल आप क्या कहते हैं अपनी राय बस दीजिएगा इस मुद्दे पर, और कौन कौन चाहता है कि मुइज़्ज़ू जैसा राष्ट्रपति मालदीव में कतई भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि मुइज़्ज़ू को मोदी सरकार का बहुत बड़ा झटका। बजट में मालदीव को लेकर भारत सरकार ने किया ये ऐलान। दरअसल इस बजट में एक तरफ जहां लक्षद्वीप को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, वहीं मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भी कटौती की गई है। भारत सरकार ने बजट में 2024-25 के लिए मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 22% की कटौती करने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार ने मालदीव के विकास कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसी भी सरकार द्वारा मालदीव को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भारत तीसरे स्थान पर है। अगली खबर बता दें, ब्रिक्स में आधिकारिक रूप से शामिल हुए 5 देश, 4 मुस्लिम देशों के शामिल होने से बेशुमार हुई ग्रुप की ताकत बता दें। विश्व राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के साथ सऊदी अरबिया के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स ग्रुप में प्रवेश कर लिया है। ब्रिक्स जिसमें अब तक ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, उन्होंने पिछले दिनों ही अपने विस्तार की घोषणा की थी। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडोर ने बुधवार को कहा कि ये सभी देश पिछले साल आमंत्रित किए जाने के बाद ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं। पिछले साल अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में सालाना ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्जेंटीना सहित इन देशों को आमंत्रित किया गया था। मंत्री नलेदी पंडोर ने कहा कि रशिया, जो इस साल दक्षिण अफ्रीका से ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहा है, उसको 34 देशों से लिखित रुचि प्राप्त हुई है जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। सदस्यों का कहना है कि इस कदम से उस विश्व व्यवस्था में फेरबदल करने में मदद मिलेगी जिसे वे पुरानी मानते हैं। अर्जेंटीना में सत्ता परिवर्तन होने के बाद ब्रिक्स के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। अगली खबर बता दें, चीन की ताइवान पर बहुत बड़ी और कड़ी नजर, फिर भेजे 7 चीनी सैन्य विमान और 4 नौसैनिक जहाज। जी हाँ, चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंचता जा रहा है। चीन अपनी आक्रामक गतिविधियों से लगातार ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। इस बीच ताइवान के आसपास 7 चीनी सैन्य विमानों और 4 नौसैनिक जहाजों को देखा गया। ये विमान और जहाज मंगलवार सुबह 6 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे के बीच देखा गया। ताइवान रक्षा मंत्रालय के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधि पर नजर रखने के लिए ताइवान ने वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात कर दी है। इसके बाद किसी भी पहले विमान ने ताइवान जलडमरू मध्य रेखा को पार नहीं किया। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की ओर चले, जहां सजा के एक दिन बाद इमरान खान पर एक और एक्शन, चुनाव लड़ने से रोकने की बड़ी कोशिश। जी हाँ, पाकिस्तान में चुनाव से पहले इमरान खान को एक और सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद में सादे कपड़ों में अधिकारियों ने इमरान खान की पार्टी के केंद्रीय सचिवालय पर छापे की कार्रवाई की और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। यही नहीं, तहरीक इंसाफ पार्टी के सदस्यों को इस दौरान कैंपस में दाखिल होने से रोक दिया गया। छापे की यह कार्रवाई पीटीआई की एक चुनावी जनसभा से ठीक पहले की गई जो इस्लामाबाद में ही होनी थी। हालांकि छापे की कार्रवाई के बाद भी पीटीआई ने वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि 15 दिन के अंदर संगठनात्मक चुनाव कराए जाएंगे। अगली खबर बता दें, चीन पाकिस्तान की अक्ल लगेगी ठिकाने, अमेरिका से भारत को मिलने जा रहा है खास ड्रोन। आखिर क्या है खासियतें बता दें, भारत को अमेरिका से मिलने वाले MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रीडेटर ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स को सूचित किया है कि अमेरिकी कांग्रेस ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन बिक्री की मंजूरी दे दी है। ड्रोन निर्माण कंपनी ने मोदी सरकार के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी है। भारत को मिलने वाले प्रीडेटर ड्रोन दुश्मन की अक्ल ठिकाने लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये इतने ताकतवर है जो 40,000 फीट की ऊंचाई तक दुश्मन पर नजर रख सकते हैं और 450 किलोग्राम से ज्यादा वजन के बमों को लेकर उड़ान भर सकते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट है कि प्रीडेटर ड्रोन के लिए भारत और अमेरिका में $3 अरब का सौदा हुआ है। इस पूरे मामले में हालांकि मोदी सरकार ने खबर लिखे जाने तक चुप्पी साधी हुई है, लेकिन वॉशिंगटन के सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारत को 31 MQ की बिक्री की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। अगली खबर बता दें, अयोध्या के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन, दुबई के शेख करेंगे उनका स्वागत। बता दें, नया अपडेट निकलकर सामने आया है। यूएई के मंदिर को लेकर अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। सभी जानते हैं अयोध्या नगरी में करीब 500 साल बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं। अब एक और मुस्लिम देश में भी भव्य और दिव्य हिंदू मंदिर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री अयोध्या के बाद अब इसी महीने 14 फरवरी को इस भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है। ये मंदिर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए पीएम मोदी जी यूएई के दौरे पर जाएंगे, जहां मंदिर का उद्घाटन और उसके बाद वे विशाल भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसको लेकर भारतीय मिशन के अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी 13 फरवरी को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम एहलान मोदी यानी हेलो मोदी को संबोधित करेंगे। उसके बाद 14 फरवरी को यूएई की राजधानी में बैप्स में हिंदू मंदिर में समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। बैप्स स्वामी नारायण संस्था की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि धार्मिक परिसर का निर्माण पूरा होने के करीब है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं एहलान मोदी कार्यक्रम के बारे में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्वागत समारोह स्थल पर हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। ऐसे में दोस्तों आप लोग कमेंट में जय श्री राम अवश्य कहिएगा। अगली खबर बता दें, PIA के खराब विमानों को चला रहा पाकिस्तान, खतरे में गिलगित निवासियों की जान। बता दें, पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की मुसीबतें केवल गेहूं, बिजली, नौकरी और जमीन तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान जिस लापरवाही से गिलगित हवाई अड्डे के लिए पाकिस्तान
इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान संचालित करने के लिए खराब विमानों का उपयोग कर रहा है, उससे उनके जीवन को गंभीर खतरे में डाल रहा है। एक खास रिपोर्ट में से संवेदनहीन और चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान के लोग लंबे समय से गिलगित सेक्टर में सेवा में लगाए गए आपदा संभावित विमानों के बारे में शिकायत कर रहे हैं, जो अक्सर तकनीकी खराबी के कारण खड़े हो जाते हैं, जिससे हवाई अड्डों पर सामान्य देरी हो जाती है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में 8 फरवरी को ही होंगे आम चुनाव, वहां के कार्यवाहक गृह मंत्री का ऐलान। जी हां, पाकिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री गौहर एजाज ने बढ़ती चुनाव संबंधित हिंसा के बावजूद गुरुवार को 8 फरवरी की पहले से घोषित तारीख पर ही आम चुनाव कराने के बारे में सभी संदेहों को दूर कर दिया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए गुरुवार को एक बैठक बुलाई थी। इसमें आंतरिक मंत्री, आंतरिक सचिव, मुख्य सचिव, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षकों के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगली खबर बता दें, अब चीन भूल जाएगा समुद्र में जासूसी करना, भारत ने तैयार कर लिया ये जबरदस्त तोड़। बता दें, चीन बार बार हिंद महासागर में अपने सर्वे शिप भेजकर भारत की सैन्य क्षमताओं को टोह लेने की कोशिश करता रहता है। वो अपने शिप श्रीलंका के तट पर ठहराता है, जिसको लेकर भारत कई बार अपना ऐतराज भी जता चुका है, लेकिन अब भारत ने ड्रैगन की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने का इंतजाम कर लिया है। भारतीय नौसेना ने आधुनिक क्षमताओं से लैस अपना सर्वे शिप तैयार कर लिया है। इस सर्वे शिप का नाम INS संधायक है। नौसेना शनिवार विशाखापत्तनम में होने वाले समारोह में सर्वे शिप को कमीशन करेगी। भारत के लिए सर्वे शिप तैयार करना कितना अहम है, इसका पता इसी से चलता है कि INS संधायक की लॉन्चिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और नौसेना की पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पौंडेकर शामिल होंगे। नौसेना के प्रवक्ता के मुताबिक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में इस तरह के 4 सर्वे शिप तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा आप लोग। अगली खबर बता दें, भारतीय मूल की स्टूडेंट ने रचा इतिहास, संयुक्त राष्ट्र में किया अमेरिका का प्रतिनिधित्व। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। अमेरिका में एक और भारतवंशी छात्रा ने देश का गौरव बढ़ाया है। मूल रूप से राजस्थान के कोटा की 9वीं कक्षा की स्टूडेंट अक्षिता ठाकुर को संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की मेजबानी करने का मौका मिला। जलवायु परिवर्तन पर प्राग में 17 से 21 जनवरी से के बीच हुई संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस में अक्षिता ने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज से जुड़े विषय पर अपना रुख सबके सामने रखा। भारतीय मूल की स्टूडेंट अक्षिता ठाकुर को प्राग में हुई इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका मिला था। अक्षिता सहित अमेरिका से कुल 16 बच्चों का चुनाव किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अक्षिता ठाकुर को आप लोग कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा। अगली खबर बता दें, नीतीश 16 के सियासी चक्रव्यूह में फंसे, सरकार में हिस्सेदारी और तेजस्वी के खेल से परेशान जेडीयू। बता दें, बिहार की सियासी राजनीति के कुचक्र में जेडीयू की राजनीति फंसती जा रही है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो एक तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में रह रहकर 16 सीटिंग सीट के लिए भी पसीना बहाना पड़ रहा है। इस दो तरफा राजनीति के बीच जनसुराज के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के इस कथन ने भी नीतीश कुमार को परेशान कर डाला है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 2024 में नीतीश कुमार के जनता दल यू का द एंड हो जाएगा। चर्चा यह है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की दृष्टि इन दिनों विधायकों के तोड़ने में लगी हुई है। इस क्रम में वे ऐसे विधायक की तलाश कर रहे हैं जिनका महत्वाकांक्षा अभी सांसद बनने का है, या फिर जैसे वैसे विधायक जो जेडीयू में तो थे पर उन्हें अब इंडिया गठबंधन से ज्यादा उम्मीद बन गई है। ऐसे लोगों की तलाश महागठबंधन के रणनीतिकारों को है। ऐसा इसलिए कि महागठबंधन से जेडीयू के निकल जाने के बाद जेडीयू के 16 सीटिंग सीटों के लिए सक्षम उम्मीदवार की जरूरत है। इस डिमांड के आधार पर तेजस्वी यादव अपना जाल बिछाए हुए हैं। सफल हुए तो खेला, नहीं तो विपक्ष की राजनीति के साथ तो है ही। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, झारखंड में सियासी सस्पेंस हुई खत्म। चंपई सोरेन आज लेंगे सीएम पद की शपथ, 10 दिनों में साबित करना होगा बहुमत। बता दें, विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन शुक्रवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। गुरुवार रात उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इसके बाद एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें कि वो राज्यपाल के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया है कि शुक्रवार को ही चंपई सोरेन शपथ लेंगे सीएम के साथ, और कितने लोग शपथ लेंगे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके साथ ही जेएमएम सरकार को 10 दिनों में अपनी सरकार का बहुमत विधानसभा में साबित करना होगा। कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने आज तक से बातचीत में पुष्टि की है कि वे शुक्रवार को ही शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हम सब नेता ही आपस में तय करेंगे कि कितने बजे शपथ ग्रहण होना है। अगली खबर बता दें, हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को बताया है अवैध, कहा आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हिरासत में लिया है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगली खबर बता दें, मोदी सरकार का बजट सिर्फ रंग बिरंगे शब्दों का माया जाल। खड़गे ने कहा इसमें गरीबों और मध्य वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट सिर्फ रंग बिरंगे शब्दों का माया जाल है तथा इसमें गरीबों और मध्य वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जितने वादे किए हैं उनमें से कितने पूरे हुए। खड़गे ने एक बयान में कहा, मैंने
मैंने बजट भाषण सुना, मैंने सोचा था कि वित्त मंत्री गरीब और मध्यम वर्ग के लिए नई योजनाएं लेकर आएगी, उनकी तकलीफों को कम करने के लिए कुछ घोषणाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल की तरह मोदी सरकार का अंतरिम बजट केवल रंग बिरंगे शब्दों का माया जाल है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये विपक्ष है और विपक्ष सही को भी गलत ठहराने में संकोच नहीं करेगा, और जिसकी सत्ता होती है दोस्तों, जो सरकार में बैठा होता है, उसकी कमी निकालने के लिए विपक्ष बैठे होते हैं। अगर सरकार सही कार्य भी कर रही है, उसको भी गलत बताने के लिए ही विपक्ष होते हैं। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ आपको बता दें, ब्यास तहखाने में रोजाना इस समय पर होगी 5 आरती। ज्ञानवापी परिसर में अब श्रद्धालु भी कर रहे हैं दर्शन। जी हाँ, ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत के फैसले में ब्यास तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया गया है, जिसके बाद कल यानी 1 फरवरी से ज्ञानवापी परिसर में आखिरकार 31 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई है। साथ ही तहखाने अब रोजाना 5 आरती भी की जाएंगी, जो कि सुबह 3:30 बजे मंगला आरती, दोपहर 12 बजे भोग, दोपहर 4 बजे और शाम 7 बजे आरती होंगी, और आखिरी रात 10:30 बजे शयन आरती की जाएगी। ऐसे में जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हर हर महादेव कह दीजिएगा। अगली खबर बता दें, 2000 रुपए के नोट पर आया बड़ा अपडेट। जनता के पास अभी भी है 2000 के नोट। बता दें, नोटबंदी के समय 2000 के नोट मार्केट में आए थे और फिर सरकार ने वापस लेने का फैसला किया था। इसको लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बृहस्पतिवार को कहा कि 2000 रुपए के लगभग 97.5% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सिर्फ 8,897 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी जनता के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के वर्ग के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। साथ ही साथ आपको बता दें, बारिश के बाद पड़ेंगे ओले। मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। जी हां, देश भर के कई इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने के बाद अब ओले पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश जारी रहने की संभावना है, यानी राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में बारिश रह सकती है और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। बहरहाल दोस्तों, ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।